हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोनिका और आज हम कवर करने वाले हैं BPCS 184 का यूनिट नंबर 4 जो कि ब्लॉक नंबर 3 का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, उनको क्या क्या स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और इनके अलावा जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए क्या रखना चाहिए, हमें किस तरीके की शिक्षा रखनी चाहिए, IQ लेवल क्या होता है। तो बहुत सारे कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो यूनिट का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो सबसे पहले ना हम इसके अंदर कुछ 3 वर्ड देखते हैं और तीनों वर्ड में अंतर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये 3 वर्ड है हमारे बाधिता, दिव्यांग और विकलांगता। कहने में तो सेम लग रहे हैं, है ना, सेम जा रहा है, लेकिन आज हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो बाधिता एक स्टार्टिंग की एज होती है जो शारीरिक मानसिक कार्य प्रणाली में कमी आए तो हम उसको सुधार सकते हैं, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग एज है, हम किसी व्यक्ति को दिव्यांग होने से बचा सकते हैं। इसके बाद दिव्यांग की एज क्या होती है, अयोग्यता आ जाना, यानी कि जो उस एज में बाकी सब काम कर सकते हैं लेकिन वो व्यक्ति वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं ये व्यक्ति अयोग्य है। ठीक है, आसानी से जो सेम समान एज वाले लोग कर सकते लेकिन वो ना कर पा रहा हो। और विकलांगता जो सामान्य कार्य भी ना कर पा रहा हो, जो अपने से रिलेटेड है वैसे सामान्य कार्य भी ना कर पाना, ये होता है विकलांगता। तो बाधिता, दिव्यांगता और विकलांगता। आई होप आपको तीनों में ना डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं भारत में दिव्यांग बच्चों का आंकड़ा क्या रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2.2 बच्चे यानी कि 121 करोड़ में से 2.68 करोड़ जो बच्चे हैं वो दिव्यांग हैं। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसी रखी गई है, तो ये बहुत बदल गया है। अब पहले उनको पृथक शिक्षा दी जाती थी, फिर एकीकृत हुई और अब समावेशी हो गई है। तो एकीकृत और समावेशी में क्या डिफरेंस है हम अभी जानेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले वर्तमान में तो सुधार है। पृथक स्कूल सबसे पहले मुंबई में बना था 1883 में, जो कि श्रवण यानी कि सुनने से रिलेटेड जो बच्चे हैं, जो कि श्रवण बाधिता की कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों के लिए बना था। और इसके बाद 3000 से भी ज्यादा स्कूल बने अलग अलग बाधिता, अलग अलग दिव्यांगता को लेकर। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को कहा 1987 में कि अब आप लोग समान स्कूल में पढ़ेंगे। इसी को हम कहते हैं एकीकृत शिक्षा। जब हम सेम स्कूल के अंदर अलग अलग बच्चों को पढ़ाते हैं, दिव्यांग बच्चों को भी उसी में इंक्लूड करते हैं, नॉर्मल को भी और प्रतिभाशाली बच्चों को भी, तो हम उसको कहते हैं एकीकृत शिक्षा। लेकिन अब कौन सी शिक्षा है, अब समावेशी है। इसमें एडमिशन हो जाता था, बच्चे आ जाते थे लेकिन सेम तरीके से पढ़ाया जाता था। लेकिन समावेशी शिक्षा के अंदर तरीका चेंज किया गया है पढ़ाने के लिए। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कुछ अलग से कार्यशालाएं बनाई गई हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको अलग तरीके से पढ़ाने के लिए नए नए रूल्स बनाए गए हैं। तो पृथक शिक्षा का मतलब अलग स्कूल में पढ़ाना, एकीकृत शिक्षा का मतलब समान स्कूल में अलग अलग बच्चों को एक साथ पढ़ाना लेकिन एक ही स्ट्रेटेजी के साथ। लेकिन समावेशी शिक्षा के अंदर अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपनाया गया। अब हम देखेंगे दिव्यांगता के प्रकार, क्या क्या दिव्यांगता के प्रकार होते हैं। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 के अंदर कहा गया जो 7 पहले दिव्यांगताएं थी अब उनको 21 कर दिया गया। इसके अंदर और चीजों को भी इंक्लूड किया गया। इसके अंदर एसिड अटैक्स और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी जोड़ा गया है। तो फटाफट से आप लोग ये 21 नाम पढ़ सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को ऐड किया गया है। इसके अंदर तेजाब से घायल व्यक्तियों को भी ऐड किया गया है और जिनके ब्लड में प्रॉब्लम्स हैं, जिसको कहते हैं रक्त स्कंदहीनता, इनको भी ऐड किया गया है। काफी सारे नए ऐड किए गए हैं। ठीक है, बौनापन, श्रवण बाधिता, थैलीसीमिया, बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं। तो आप एक बार इनको फटाफट से देख लेना। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे शब्द जो कि चेंज हो गए हैं। पहले इनको कुछ और कहा जाता था लेकिन अब वो शब्द हटाकर कुछ और बन गए हैं। पहले विकलांग व्यक्ति इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब दिव्यांगजन इस्तेमाल किया जाता है। पहले दृष्टिहीन व्यक्ति कहा जाता था और अब दृष्टि बाधित व्यक्ति। आप लोग
स्कूल में जो टेस्ट थे उसके अंदर भी, एग्जाम्स के अंदर भी ऐसे लिखकर आता था ना, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। मानसिक मंदता पहले कहते थे और अब कहते हैं बौद्धिक दिव्यांगता। देखो इन वर्ड्स को सुन के किसी इंसान को वैसे ही लगेगा कि मैं तो सबसे अलग हूँ, लेकिन हमें व्यक्ति को पहले दिखाना है, ना कि उसकी कमी को पहले दिखाना है। इन वर्ड्स को बोलकर हम उनकी कमी को पहले दर्शाते हैं, लेकिन इन वाले शब्दों को बोलकर हम व्यक्ति को पहले दर्शाते हैं, उसकी बाधिता को बाद में। ठीक है, तो हमें ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले बाधित कहा जाता था और अब श्रवण बाधित, अपंग कहा जाता था और अब शारीरिक बाधित। आई होप क्लियर हुआ होगा इतना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विशिष्ट अधिगम अशक्तता किसे कहते हैं। विशिष्ट अधिगम यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग। तो एक या अधिक मनोवैज्ञानिक, इसके अंदर ना जिसकी कुछ होती हैं जो आपको दिख जाती हैं कमियां, लेकिन कुछ कमियां ऐसी होती हैं बच्चों में जो कि लिखने से, बोलने से, पढ़ने से, इन सब से रिलेटेड होती हैं। बचपन में जब इनमें काम नहीं किया जाता तो बड़े होने के बाद फिर ये नजर में आती हैं। बचपन में इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है कई बारी, तो बड़े होने पर काफी दिक्कतें होती हैं। बच्चों की मोटर स्किल्स, फाइन स्किल्स, गामक विकास ठीक से हो ही नहीं पाता। तो इसको अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। तो विशिष्ट अधिगम अशक्तताओं के प्रकार, इसके प्रकार कैसे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, फटाफट से देखते जाते हैं। पहला है पठन अक्षमता, लेकिन आप इंग्लिश का वर्ड भी याद करके जाएंगे क्योंकि डिसलेक्सिया हिंदी में लिखकर आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो पठन अक्षमता पढ़ा था, ये डिसलेक्सिया कहाँ से आ गया। तो पठन अक्षमता और डिसलेक्सिया दोनों वर्ड याद रहे, जिसको नाम में समझ में आ जाएगा कि पढ़ने में कठिनाई है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो डी और बी में कंफ्यूजन होती है, बड़े होने के बाद में बी ऐसे बनेगा कि डी ऐसे बनेगा, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है। पी और क्यू, 100 को वॉस पढ़ देते हैं, तुकांत शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, उनको पहचानने नहीं आते हैं, अंतर नहीं समझ में आता है, ये फोन लिखा हुआ है तो इनमें क्या अंतर है। तो ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है उनको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। छोटी एज में, बहुत छोटी एज में जब बच्चा सीख रहा है तब तो नॉर्मल है ये सब चीजें, लेकिन जिस एज में उसको ये सब आ जानी चाहिए, यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, वहां पर भी नहीं हो रहे हैं, दैट्स मीन उसको प्रॉब्लम है और उसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया। जहाँ पे भी ग्राफ वर्ड आ जाए दैट्स मीन लिखने से रिलेटेड बात हो रही है, तो लिखने में कठिनाई आना, चित्र बनाने में, रंग भरने में, शब्द जोड़कर ना लिखना, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? लिखने में कठिनाई। नेक्स्ट है गणन संबंधी अशक्तताएं। गणन यानी डिस्कैलकुलिया, इसको तो नाम में कैलकुलेशन आ रहा है। गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसकी मैथ्स के अंदर शेप्स हैं, उन शेप्स को ना पहचान पाना, गिनती लिखी हुई है बीच बीच में से उनको ना पहचान पाना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में इनके रूल्स में कंफ्यूजन हो जाना कि प्लस किस में था, डिवाइड किस में था, इन सब में प्रॉब्लम आ जाना, मेजरमेंट ना आ पाना, है ना, नाप तोल वाले क्वेश्चन ना कर पाना, ये सारे क्वेश्चन इनमें आते हैं। एंड देन डिस्प्रैक्सिया यानी गति समन्वय वैकल्य। तो गामक गति में कठिनाई आती है, गामक यानी कि मोटर स्किल्स, तो दिशा में भ्रम हो जाते हैं, यानी कि समझ में नहीं आता नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, क्या है, ये सब चीजें, है ना, चलना, गेंद फेंकना, इस टाइप की चीजें भी उनको नहीं आती ठीक से, चलने में दिक्कत होती है, चलते चलते गिर जाते हैं। बॉल फेंकने को कहोगे तो हाथ से बॉल एक तरीके से शेप में नहीं जाती है, वो नीचे गिर जाती है, कभी कुछ हो जाता है। नाखून काटना, बालों में कंघी ना करना, ब्रश ना करना, इन सबसे बचना, ये इन सबके लक्षण है। एंड देन लास्ट है इसका अशाब्दिक क्रियाओं को समझने की अक्षमता। इसके अंदर क्या होता है? मिलने जुलने में कठिनाई, समाज में बच्चा घुल मिल नहीं पाता, स्नायु कौशल ना हो पाना, जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स, पेंसिल ना पकड़ पाना, जूतों के फीते ना बांध पाना, हाव भाव ना समझ पाना, इस टाइप के लक्षण इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि। अब बुद्धि के बारे में बात करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे एल्बर्ट बिनी। ठीक है, एल्बर्ट बिनी 1905 में इन्होंने क्या एक फॉर्मूला निकाला आईक्यू का, जिससे कि हम बच्चे का आईक्यू लेवल चेक कर सके। हालांकि 100% श्योर नहीं होते हैं, बट फिर भी एक फॉर्मूला बना दिया गया है। इसके अंदर
मेंटल एज को रखा गया है। मेंटल एज का मतलब सपोज किसी बच्चे को, बच्चा 6 क्लास में है, उसको हमने 8th क्लास का दे दिया कोई टेस्ट पेपर, तो वो हम ऊपर लिखेंगे मेंटल एज। और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है उसकी एक्चुअल में बायोलॉजिकल एज क्या है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो भी है हमने वो नीचे लिखा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो बच्चे का एक IQ होगा। टर्मन ने एक कर्व बताया था, इस कर्व के अंदर ये 0 से कभी स्टार्ट नहीं होगा, ना 0 पे कभी खत्म होगा, क्योंकि कोई भी इंसान बिल्कुल बेवकूफ नहीं होता और बिल्कुल प्रतिभाशाली भी नहीं होता। तो थोड़ा सा ऊपर से इसको बनाते हैं। 90 से 110 इतने के बीच में सामान्य बुद्धि होती है, इससे कम मंद बुद्धि और इससे ज्यादा प्रतिभाशाली बुद्धि को माना जाता है। अब हम देखते हैं भारत में प्रतिभावान बच्चों की पहचान। तो 2010 में एक अभियान चलाया गया था, किसके निर्देशन में, तो प्रोफेसर R चिदम्बरम इनके निर्देशन में। और इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया था, डेवलपमेंट ऑफ पैरामीटर्स एंड टूल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 to 15 ईयर्स, ये नाम रखा गया था, जिसके अंदर 3 से 15 साल के बच्चों को इंक्लूड किया गया था। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ने दिल्ली विश्वविद्यालय और अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन इन दोनों के सहयोग से ये किया था। अब आप लोग जानते हो हमारे भारत में ना बहुत विविधता है। अगर हम एक तरीका बना भी लेते हैं सबका IQ निकालने का, प्रतिभाशाली बच्चों को छांटने का, तो हम वो काम कभी नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक क्षेत्र के अलग अलग माइंडसेट्स होते हैं। तो इसके लिए ना एक स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने क्षेत्र के लिए एक अलग मॉडल भी बना सकते हो प्रतिभाशाली बच्चों को छांटने के लिए, क्योंकि देश के योगदान में तो हमें प्रतिभाशाली बच्चे ही चाहिए ना। तो सबसे पहले तो एक मॉडल है नियास मॉडल, NIAS, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। तो ये 3 स्तरीय मॉडल है, 2 मॉडल हम पढ़ने वाले हैं, तो दोनों ही 3 स्तरीय मॉडल हैं। तो इसके पहले स्तर में क्या देखा जाता है, टीचर और पेरेंट्स दोनों का नॉमिनेशन बिहेवियर, कि बच्चा कैसा है, टीचर क्या मानता है और पेरेंट्स क्या मानते हैं उनका बच्चा कैसा है, उसके आधार पर बच्चों का नामांकन किया जाता है कि सामान्य बुद्धि का है वो या प्रतिभाशाली बुद्धि का है। उसके बाद में दूसरे स्तर में करते हैं उसकी मेंटल एबिलिटी को चेक और उसकी क्रिएटिविटी को चेक, सृजनात्मकता का आंकलन किया जाता है और फिर उसकी स्क्रीनिंग करके एक प्रोफाइल बनाई जाती है उसके बारे में। एंड देन तीसरे स्तर के अंदर उन बच्चों को पहचान कर अलग लिस्ट बनाकर उनके लिए कार्यशालाएं बनाई जाती हैं, समुचित शिक्षा दी जाती है और समाचार पत्र, संसाधन, मीडिया, इन सबसे जुड़ने के लिए लेख वगैरह भी तैयार किए जाते हैं, ताकि वो बच्चे और क्रिएटिव बने, अपनी स्किल्स को निखारे और देश में अपना योगदान दें। इसके बाद दूसरा मॉडल हमारा आता है दिल्ली विश्वविद्यालय मॉडल। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय मॉडल के अंदर भी 3 स्तरीय मॉडल है ये। इसके अंदर जो पहला चरण है वो नामित चरण है, पहले बच्चे का नामांकन करना। दूसरा चयन चरण, एक तरीके से प्रोसेस तो थोड़ी सेम ही है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा वर्किंग ज्यादा है, इसके अंदर डायरेक्ट काम किया गया है। विज्ञान और गणित योग्यता एग्जाम्स लेते हैं बच्चों का और उसके आधार पर उनको चुनते हैं, चयन करते हैं उनको, ठीक है। और तीसरे स्टेप के अंदर चुने गए बच्चों को विशेष कार्यक्रम में जोड़ते हैं और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। तो ये भी वैसे ही था थोड़ा, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, एग्जाम हुआ, उसके अंदर भी एक तरीके से मेंटल एबिलिटी और क्रिएटिविटी को चेक किया जाता था, लेकिन इसके अंदर सीधा एक टेस्ट होता है। एंड देन अब हम देखते हैं तीसरा मॉडल। इस मॉडल का नाम है अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन मॉडल, ठीक है। तो इस मॉडल के अंदर ये सबसे पहले तो मॉडल आंध्र प्रदेश का है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था और इसके अंदर सामूहिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं पर काम किया गया था, यानी कि बच्चे को इंडिविजुअल भी काम दिया जाएगा, ग्रुप में भी काम दिया जाएगा और उसके बाद ना उसके अंदर देखा जाएगा कि उसके अंदर कितने अवसर देने के बाद में वो बच्चा कितना इंक्लूड हुआ, उसने काम कैसे किया, उसके सारी स्किल्स को एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद प्रतिभावान बच्चों को छांटा जाएगा। तो ये तीनों मॉडल थे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
प्रतिभावान तथा असाधारण बच्चों के लिए जो दिल्ली सरकार वित्तीय सहयोग चलाने वाली योजनाएं कौन कौन सी है, तो वित्तीय सहयोग इनको किन किन तरीकों से मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह। तो पहला है इंस्पायर अवार्ड मानक। इंस्पायर अवार्ड मानक ये इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंदर 6ठी से 10वीं तक के बच्चों के लिए साइंस फेयर टाइप की आयोजना तैयार की जाती है। साइंस में इनोवेशन देने के लिए, जुड़ने के लिए, टेक्नोलॉजी वगैरह में जुड़ने के लिए, नए नए मॉडल्स बनाने के लिए इसके अंदर बच्चों को अवसर दिए जाते हैं और जो बच्चे इनके अंदर पोजीशन लेकर आते हैं उन बच्चों को अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। ये जो मॉडल है या फिर कह सकते हैं योजना है, ये एनसीईआरटी के द्वारा क्लास 10th के लिए चलाई जाती है। जो क्लास 10th के अंदर बच्चा अच्छे मार्क्स से पास होता है, कह सकते जो टॉपर होता है, उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों को छांटा जाता है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके कौशल को विकसित किया जाता है। विकसित करने के बाद उनको कह सकते हैं हम अलग अलग कार्यों में जुड़कर और जुड़ने के बाद में स्कॉलरशिप्स दी जाती है। अब इसकी बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डालकर उनसे आगे भेजा जाएगा और वहां से जो उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी वो उनकी स्कॉलरशिप्स हो गई। ऐसे सहायता मिलती है। अब एक म्यूजिक का पीरियड होता था स्कूलों में, तो उसके अंदर ना जो बच्चे अच्छे सिंगर्स हो सकते हैं, जिनकी आवाज़ अच्छी है, उनको क्या करते हैं, अच्छे से पहले ट्रेन करते हैं, उनके अंदर कौशल विकसित करते हैं, देन उनको आगे भेजा जाता है ऐसे। अब नेक्स्ट है ओलंपियाड परीक्षाएं। ये ओलंपियाड परीक्षाएं पीएसए का एग्जाम जो स्कूलों में हुआ करते थे, मैथ्स, कंप्यूटर, जीके, लैंग्वेज, इन सब के ऊपर टेस्ट कराते थे और जो बच्चा इनके अंदर पोजीशन लेकर आता था या जो टॉपर होता था उसको मेडल, स्कॉलरशिप, मनी प्राइज ये सब दिए जाते थे। नेक्स्ट प्रतिभावान शिक्षण योजना। इसके अंदर वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा पहचान करना, बच्चे को एनालाइज करवाते थे। एक जना आते थे 11th-12th में भी तो होते थे आप लोग के एग्जाम, वो एनालाइजिंग हुई होगी, बाहर से कुछ लोग आते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग फाइल लेकर जाते हो, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक तरीके से आपका प्रतिभाशाली हो कि नहीं चेक कर रहे होते हैं। देन लास्ट नवोदय विद्यालय योग्यता परीक्षाएं, जो कि एंट्रेंस एग्जाम हम कह सकते हैं। एग्जाम मतलब एंट्री से पहले ही एग्जाम होता है अब ऐसे स्कूलों में, नवोदय विद्यालय वगैरह में। तो यहाँ पे भी एक तरीके से स्कॉलरशिप के रूप में फ्री में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे चल के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट में है। थैंक यू।